वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। जैसा कि हम लोग फिजिक्स में अपने पॉइंट्स के रिगार्डिंग अपने जो टॉपिक्स हैं हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस कर रहे हैं और आई होप आपको समझ में भी आ रहे होंगे। लास्ट टाइम मैंने जो 11th क्लास के लिए वेक्टर स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिर से वही कहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्वाभाविक है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, फर्दरली नोटिफिकेशन जो है प्लेलिस्ट में जाइए और एज पर क्लासेस आपके छोटे भाई बहन हैं 11th क्लास के अलावा अगर बड़े भाई बहन हैं तो 12th क्लास की प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ मिलेगी। फिजिक्स के टॉपिक्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और अगर छोटे हैं 9th और 10th में हैं तो उनके लिए भी जो है वो वीडियो लेक्चर जो है वो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरुआत करते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग वेक्टर्स, तो वो क्या है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, आज हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड वेक्टर्स जिसे हम लोकलाइज्ड भी कहते हैं, और कोप्लेनर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोटर्मिनस वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स। मतलब आप ये समझिएगा कि ये बहुत टफ है। टफ कुछ भी नहीं है, जस्ट सिचुएशन के हिसाब से आपको इनके जो टर्म्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं एंड देन लास्ट में कि मल्टीप्लिकेशन। ये हालांकि एक ये ऑपरेशन आ जाएगा जो वेक्टर पे हम अप्लाई करेंगे कि अगर हम किसी वेक्टर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या चेंजेस हमें वेक्टर में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव ऑफ वेक्टर का क्या मीनिंग होता है, क्लियर? यस। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर में देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का क्या मीनिंग होता है? सपोज ये आपके सामने कोई वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को इस एरो की लेंथ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इसका नाम है वेक्टर ए। ठीक है, अब हमें कहा जाए कि वेक्टर ए के आगे अगर हम माइनस का साइन लगा दें तो क्या होगा? तो इससे क्या होगा बच्चों? माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। आई मीन टू से कि मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये मीनिंग होता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में आप लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी। तो ये स्वाभाविक है कि जब हम किसी वेक्टर में जैसे हम लोग डायरेक्शन को नॉर्थ के साउथ उसका एंटी या उसका अपोजिट हम लेके चलते हैं, साउथ लेकर के चलते हैं ना, तो इसी सेंस में जैसे ईस्ट का अपोजिट होता है बिल्कुल वेस्ट, तो इसी सेंस में अगर जनरली किसी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन को बताना हो तो आप उस वेक्टर के आगे नेगेटिव का साइन लगा दीजिए जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन को मेंशन करेगा, लेकिन उसमें पॉइंट क्या होगा? वैल्यू उतनी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन क्या बनेगी कि इट रिप्रेजेंट्स द वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड but act in opposite direction as of given vector ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया भी होगा। बहुत सिंपल सा है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल भी लेके अगर चलता हूं, एक तो प्रेजेंटेशन डायग्रामेटिकली मैंने आपको दिखाया, एक एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं कि सपोज कि किसी पार्क में दो ट्रैक हैं 100 मीटर के, तो एक एथलीट जो है वो इस तरफ रन कर रहा है और एक एथलीट जो है
वो भी 100 मीटर रन कर रहा है दूसरे ट्रैक पे, दूसरे ट्रैक की लेंथ भी 100 मीटर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उस एथलीट की डायरेक्शन इस तरफ है और फर्स्ट वाले एथलीट की डायरेक्शन जो है वो सेकंड वाले के ठीक अपोजिट है। तो दोनों के दोनों जब यहाँ एंड पर पहुंचेंगे, ये अपने इस एंड पर पहुंचेगा तो ये 100 मीटर कवर कर रहा है, ये भी 100 मीटर कवर कर रहा है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है दोनों की डायरेक्शन में। तो हम दोनों के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक दूसरे का नेगेटिव कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद सेकंड देखिए, ये फर्स्ट हो गया आज का जो टॉपिक है उसके नंबरिंग के हिसाब से। सेकंड है इक्वल वेक्टर्स। यस, इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं? अब नाम में इक्वल है तो स्वाभाविक है कि इक्वल का मतलब क्या? आप सही सोच रहे हैं, इक्वल का मतलब वैल्यू से तो होगा ही, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होगी। यानी कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो हैं, टू और मोर वेक्टर्स, कम से कम, वही आप इक्वल वेक्टर्स की बात कर रहे हो ना, तो कंपैरिजन कम से कम दो का होगा, नहीं ज्यादा से ज्यादा दो से ज्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो कम से कम तो दो हो सकते हैं ना। तो टू और मोर वेक्टर्स आर said to be equal vectors when they have equal magnitude and act in same direction, यानी कि एक्ट पैरेलली भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्ट इन सेम डायरेक्शन, या ये भी कह सकते हैं कि एक्ट पैरेलली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। सपोज अगर मैं उसी एथलीट की बात करूं कि जैसे मान लीजिए ये एथलीट है और ये इस तरफ 100 मीटर की जो रेस है ये कवर कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड एथलीट भी जो है ए से बी ही जा रहे हैं, लेकिन पैरेलल ट्रैक है दोनों, सी और डी, और सेकंड एथलीट भी जो है, ठीक है, वो भी 100 मीटर ट्रैक को उसी डायरेक्शन में कवर करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एथलीट 1 एंड 2 दोनों के दोनों कैसे दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कैसा है? इक्वल वेक्टर्स है, राइट। तो एथलीट 1 एंड 2, एथलीट, ये एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, एथलीट 1 एंड 2 हैव इक्वल, ठीक है, हैव इक्वल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझना है। ओके, हैव इक्वल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। व्हाई डिस्प्लेसमेंट? बिकॉज वो ट्रैक 100 मीटर का कवर करेंगे और साथ के साथ डायरेक्शन भी सेम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स कैसा हुआ? इक्वल वेक्टर्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर का क्या मीनिंग होता है और दूसरा इक्वल वेक्टर्स का क्या मतलब है। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए और दोनों वेक्टर्स को नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम थर्ड पे आएंगे। थर्ड क्या है बच्चों? देखिएगा, नेगेटिव वेक्टर कर लिया हम लोगों ने, इक्वल वेक्टर्स हो गया है। अब बारी है फ्री वेक्टर्स की। फ्री किस सेंस में यहाँ पे फ्री की बात हो रही है ना, उसको समझने की देर है अभी यहाँ पे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, तो बात आती है फ्री वेक्टर्स की। थर्ड नंबर पे है फ्री वेक्टर्स।
जिसका नाम मैं दूसरा लिख भी चुका हूं, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ये आप लोग नोट करना हेडिंग बनाते वक्त। बच्चों फ्री वेक्टर्स का क्या मतलब है, यानी कि आप इसमें एक ही वेक्टर से शुरुआत कर सकते हैं कि कोई भी वेक्टर फ्री होता है जिसका कोई भी इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो। बात समझ में आ गई? तो मैं कह सकता हूं ए वेक्टर, वेक्टर्स भी मैंने बोला तो मैं कह सकता हूं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ए वेक्टर इज सेट टू बी फ्री when its initial point is not fixed। ठीक है, कैसे? सपोज कीजिए, जैसे आप लोग एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रैक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये ट्रैक है, ठीक है। तो जब आप ए से बी गए तब आपकी जो वेलोसिटी थी, सपोज कि एक पर्सन ने यहां से चलना शुरू किया और जो ए से बी जो वेलोसिटी है, ए से बी वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम ए टू बी, वो मान लीजिए है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर वेलोसिटी जो है बी टू सी वो है 30 किलोमीटर पर आवर, और फिर वेलोसिटी सी टू डी दैट इज 28 किलोमीटर पर आवर। So you can say that when the velocity vector is not same, so you can say that कि इनिशियल पॉइंट फिक्स होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? फ्री वेक्टर्स किस सेंस में रहा है कि अकॉर्डिंग टू पाथ वेलोसिटी कहीं पर भी कैसी भी हो सकती है, सेम थोड़ी ना हो सकती है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे? ऐसे में हम यही कह सकते हैं ना कि वेलोसिटी वेक्टर बिल्कुल फ्री है, क्योंकि उसकी हर पाथ के अलोंग जो वैल्यू है वो सेम है। So when its initial point is not fixed को आप इसमें कैसे कोरिलेट करेंगे कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जब इनिशियली उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होगी, चाहे वो इनिशियल मतलब इन द सेंस कोई भी पाथ के इनिशियल, जैसे इस पाथ में गया तो इस पाथ के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी अलग थी, जैसे इस नए पाथ पर चले तो इस नए पाथ के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी अलग थी। तो इसका सेंस ये है कि फ्री वेक्टर्स नॉन लोकलाइज्ड भी है, ठीक है, उसकी वैल्यू हर पाथ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तो इसीलिए इसे फ्री वेक्टर्स का नाम दिया गया है। और दूसरा अगर हम कहें कि फिक्स्ड वेक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि लोकलाइज्ड वेक्टर्स क्या होते हैं, तो फिक्स्ड वेक्टर में आप यही कहेंगे कि ठीक है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो। एक वेक्टर, ए वेक्टर इज सेट टू बी फिक्स्ड वेक्टर, सेट टू बी फिक्स्ड वेक्टर of which initial point is fixed, of which initial point is fixed। ठीक है बच्चों, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड वेक्टर कहेंगे। क्लियर? आप कितने ही पाथ पे चले जाइए, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल एक ही होगा, तो वो फिक्स हो गया वहां पे। तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, अब मैं इसी एग्जांपल में अगर कहूं कि फॉर एग्जांपल फ्रॉम अबव डायग्राम, हम कह सकते हैं जो ए डी है, ए से लेकर के डी, क्योंकि इसका फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल ए है, तो यहां पे क्या हुआ? आप एडी के बारे में क्या कहेंगे कि एडी जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो है ही, लेकिन फिक्स्ड भी है। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट भी फिक्स है और कहे तो बल्कि फाइनल पॉइंट भी फिक्स है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में देखिए वो आता है कि आप कहीं भी अगर आप यहां रुक जाएंगे तो आपका फाइनल पॉइंट सी हो जाएगा, अगर आप डी पे रुक रहे हैं तो आपका फाइनल पॉइंट डी हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट को आप फिक्स वेक्टर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, जहां से आपने शुरुआत की है वहीं से इसका इनिशियल पॉइंट काउंट हो जाएगा।
सो दैट्स व्हाई ऐसे वेक्टर को क्या क्या कहा जाता है, दैट इज द फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड यू कैन से। नाउ कम टू द पॉइंट, कोप्लेनर वेक्टर्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा अब इन वेक्टर्स पे जिनके आगे को यानी कि सी ओ जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, प्लीज लिसन केयरफुली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्लेनर। वी नो वेरी वेल कि हम वेक्टर्स की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन कोप्लेनर का क्या मतलब है। कोप्लेनर वर्ड बना है, को मतलब कॉमन, प्लेनर मतलब प्लेन, यानी कि जो वेक्टर्स कॉमन प्लेन में काम करें उन्हें कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। कॉमन प्लेन, इट्स नॉट कॉमन प्लेन हियर, understand, it's not talking, I'm not talking about aeroplane, just funny things. So coplanar plane, you I think you should know, अगर आपको नहीं भी पता तो भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों। प्लेन जो होता है डायमेंशनली दो एक्सिस के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। either you are talking about x y, or you're talking about y z, or you're talking about z x, whatever. इट इज नॉट फिक्स कि हाँ हमेशा x सीख रखा है जी हॉरिजॉन्टल x होता है। ये तो चलो हमें बताया गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हम उसको x एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। इट्स नॉट फिक्स ऑलवेज, लेकिन आपको दिमाग में रखना क्योंकि ये हेल्पफुल हो जाता है थोड़ा न्यूमेरिकली कि x एक्सिस ये, y एक्सिस ये, z एक्सिस ये। अदरवाइज कोई फिक्स नहीं है। यू कैन से दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस। इट्स नॉट फिक्स ऑलवेज, राइट। बट जैसे कि हमने मैथ्स में भी पढ़ा है कि ऐसे लाइन है तो x एक्सिस है, ऐसे है तो y एक्सिस है। इट्स नॉट ऑलवेज, इट्स नॉट फिक्स्ड, यू कैन टेक एनीवे। तो x y y z और z x के कॉम्बिनेशन को, यानी कि दो एक्सिस के टू डायमेंशनल जिस सरफेस की बात यहाँ पे होगी तो उसे हम प्लेन कहते हैं, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग कॉमन प्लेन में ही काम करते हैं। बिल्कुल मैं आपके सामने ये बात रखूंगा कि कोप्लेनर वेक्टर्स की पहले डेफिनेशन समझ लें, फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझेंगे। सो टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर said to be coplanar vectors, यानी कि इनको कोप्लेनर वेक्टर्स कहा जाता है कब, when they act commonly, जब वो कॉमनली काम करते हैं किस पर, ऑन ए प्लेन। when they act commonly on a plane, clear students, on a plane। और प्लेन क्या होता है, ऑब्वियसली टू डायमेंशनल सरफेस। कैसा सरफेस, टू डायमेंशनल सरफेस, 2D, ठीक है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही बात है। टू डायमेंशनल सरफेस बोलना जरूरी है यहाँ पे। तो पहले आप इसको स्क्रीन को पॉज करके फ्री वेक्टर्स, फिक्स्ड वेक्टर्स और कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन को नोट करें, देन वी विल प्रोसीड विद द एग्जांपल ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, यस। Okay students, come to the point. कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। यस, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। हम लोग फ्री वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड वेक्टर हो गया, कोप्लेनर खत्म करने जा रहे हैं, आगे कोलिनियर की बारी है। तो बच्चों अब बारी है कोप्लेनर वेक्टर्स के एग्जाम्पल की।
तो एग्जाम्पल क्या है देखिएगा। देखिए, अगर आप अपने रूम की बात करें, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की अगर आप बात करें, तो मैं ये कहूंगा रूम क्यूब या क्यूबॉइड की शेप में जनरली होता है, जनरली क्यूबॉइड या क्यूब की शेप में होता है। तो ऐसे में अगर आप उस क्यूब को यहां ऑन बोर्ड बनाने की अगर हम कोशिश करें, देखिएगा क्यूबॉइड, ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पहचाना भी है कि शेप्स क्या होती हैं, और 10th क्लास में आप लोग पढ़ के भी आए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये सब आप लोग पढ़ के आ चुके हैं और मैंने थोड़ा वो डिस्कस भी किया था। सपोज कि इस साइड को एक्स एक्सिस मान लिया जाए, जो वर्टिकल है वो वाई, और जो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है वो है जेड एक्सिस, ठीक है ना। ऑन बोर्ड तो ये दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज practically this is z axis, this is z axis, this one z, this one x, this one y, okay, yes। so अगर आप बात करें x और z की, तो x और z के अलोंग x एक्सिस की ये लाइन x के पैरेलल ये z एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, ये z एक्सिस के अलोंग है, z एक्सिस के पैरेलल ये। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सरफेस है, नीचे वाला जो क्यूबॉइड का सरफेस है, यानी कि अगर आप अपने रूम की बात करें तो जो फर्श है, जो फ्लोर है, सपोज कि अगर मैं एक रूम ही लेके चल रहा हूं जिसकी शेप क्यूबॉइड जैसी है, तो ये रूम का फ्लोर होगा और ये रूफ होगी, जो कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये किस प्लेन में है, ये x और z के कॉम्बिनेशन से बना है, तो हम कह सकते हैं कि ये zx प्लेन है। यस, ऑब्वियसली क्या है ये zx प्लेन है। और इस zx प्लेन में सपोज कि दो पर्सन हम लोग ऑन द फ्लोर जब मूव करते हैं, कि मान लीजिए एक पर्सन है वो इस फ्लोर पे है, यहाँ पर है, और उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मान लीजिए वो इस तरह से जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, है ना। और मान लीजिए किसी एक दूसरे की मूवमेंट जो है उसी फ्लोर पर है, लेकिन उसकी मूवमेंट है इस तरफ, सॉरी थोड़ा अलग बना देते हैं, मान लीजिए उसकी मूवमेंट है इस तरफ, तो आपको क्या लग रहा है, ऑन द फ्लोर ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, जो उसकी मूवमेंट है वो है तो जेड और एक्स प्लेन में ही ना, क्योंकि ऑन द फ्लोर वो मूव कर रहे हैं। तो मान लीजिए इसको मैंने नाम दिया ए वेक्टर, इसको नाम दे दिया बी वेक्टर। तो अब क्या देख रहे हैं, ए और बी वेक्टर, आई होप को समझ में आ रहा होगा। जो ए की मूवमेंट है वो फ्लोर पे ऊपर ही है, लेकिन डायरेक्शन ये है ना, और बी की मूवमेंट है डायरेक्शन ये। सपोज कि मैं ऑन द फ्लोर की बात कर रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो दिस इज वन वेक्टर, आई एम रिमेन ऑन द फ्लोर एंड आई एम कमिंग टुवर्ड्स द कैमरा, दैट इज द अनदर वेक्टर यू कैन से, बट रिमेन स्टिल आई एम ऑन द फ्लोर। So you can say that I am going in this direction, so I can say that I remain on the floor, but on the floor रहते हुए आप अलग अलग डायरेक्शन बेशक में हो, लेकिन आप on the floor हैं। on the floor का मतलब है कि आप zx प्लेन में हैं according to the diagram। तो ऐसे में आपके तीनों डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी या वेलोसिटी वेक्टर होगा on the floor रहते हुए, तो स्वाभाविक है कि आप कैसे प्लेन में हैं, कॉमन प्लेन में हैं, और इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा वेक्टर कहलाएगा, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। आपका वेलोसिटी वेक्टर कैसा कहलाएगा, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। तो इसीलिए क्या पॉइंट हम कहेंगे कि एग्जांपल में मैंने आपको समझा दिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के दोनों एक्ट कर रहे हैं ऑन जेड एक्स प्लेन, सो बोथ आर कोप्लेनर वेक्टर्स। So both are coplanar vectors। हुए क्या नहीं हुए, बिल्कुल हुए ना। आई होप आपको एग्जांपल से समझ में आया होगा। इसी तरह से बाकी 6 फेसेस में से 2 फेस तो कवर हो गए, फ्लोर रूफ, अब चारों दीवारें रह गई। और इन चारों दीवारों में आप देख सकते हैं कि ये लाइन z है तो ये y के पैरेलल है, तो यानी कि ये वाला जो वॉल हुआ ये yz प्लेन में हुआ, ये y तो इसके पैरेलल ये y इसके पैरेलल ये y, ये z
ये z, क्योंकि इसके पैरेलल ये z है तो z के पैरेलल ये, तो ये भी yz प्लेन में हो, तो यानी कि आमने सामने की दो दीवारें yz प्लेन में, और जो पीछे वाली दीवार है ये वाली, ये xy में, और जो सामने वाली दीवार है ये भी xy प्लेन में। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि प्लेन क्या होता है, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो ऐसे में फ्लोर पे अगर हम चल रहे हैं, 3-4 लोग जो भी हैं, और वैसे ऑन द रोड भी अगर हम बात करें, डेली लाइफ में हम ऑन द रोड जब चलते हैं तो स्वाभाविक है हम प्लेन में ही चल रहे होते हैं, कुछ देर के लिए हम स्ट्रेट लाइन में होंगे, लेकिन अगर हम ऑन द ग्राउंड बात करते करते हैं, कभी डायरेक्शन ये, कभी ये रैंडम डायरेक्शन को हम फॉलो करते हैं, बट वी स्टिल रिमेन ऑन द प्लेन। सो यू कैन से दैट we all follow the coplanar vectors. Next come to the point, that is collinear vectors. Collinear vectors, yes, तो स्वाभाविक है, मतलब वेक्टर्स तो है ही, वेक्टर क्वांटिटीज का ही, बट हम जिस डायरेक्शन में जैसे जैसे फॉलो कर रहे हैं उसका नाम वैसे वैसे हम बताते जा रहे हैं। कोलिनियर, ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो आप इस पॉइंट का नाम पढ़ रहे हैं। आपने 10th क्लास में कोलिनियर पॉइंट्स पढ़ा है कि एक ही लाइन पर पाए जाने वाले सारे पॉइंट्स जो होते हैं, एक ही लाइन पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स को कोलिनियर कहते हैं, बिकॉज कोलिनियर वर्ड बना है कॉमन लाइन के अलोंग, है ना। तो ऑन द लाइन, एक ही लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। बट यहाँ पॉइंट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ वेक्टर्स की बात हो रही। तो चलिए समझते हैं कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे। कि टू और मोर vectors are said to be collinear vectors, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को कोलिनियर कहा जाता है बच्चों। are said to be collinear vectors when they act। देखिए इसमें एक बात मैं मेंशन कर देता हूं कि ये इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो जनरली बात कर रहा हूं, दोनों में से कोई वर्ड नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब है कि इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो इक्वल वेक्टर्स को भी आप वैसे कोलिनियर कह सकते हो, नो डाउट, आप इक्वल वेक्टर्स को भी कोलिनियर कह सकते हो, यस, बट कोलिनियर वेक्टर्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। तो टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स व्हेन दे एक्ट पैरेलली या फिर व्हेन दे एक्ट in parallel direction or in anti-parallel direction। ठीक है, यानी कि चाहे वो पैरेलल डायरेक्शन में जाएं, काम करें, चाहे ना करें, चाहे एंटी पैरेलल में जाएं, मतलब पैरेलल means parallel and this one is anti-parallel, okay, yes, parallel and you can say anti-parallel, clear, parallel anti-parallel। so parallel जब जा रहे हैं डायरेक्शन कैसे भी हो तो इक्वल वेक्टर्स हैं, और एंटी पैरेलल है कहीं भी जा रहे हैं इस तरफ से ऐसे, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। तो एंटी पैरेलल है तो उसे हम कहेंगे लेकिन कहेंगे क्या, कोलिनियर वेक्टर्स। दोनों कैटेगरी किस कैटेगरी में आएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो इसका एग्जांपल अगर हम समझें तो हम यहां देख सकते हैं कि दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज बी, ये भी कोलिनियर है, दिस वेक्टर इज सी, दिस वेक्टर इज डी, ये भी कोलिनियर है, और दिस वेक्टर इज ई, दिस वेक्टर इज एफ, ये भी कोलिनियर है। इक्वल हो लेकिन पैरेलल डायरेक्शन हो या एंटी पैरेलल हो, लेकिन आएंगे क्या, कोलिनियर वेक्टर्स की कैटेगरी में तो आएंगे। यस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है। सबसे जरूरी है शब्दों के अर्थ को जानना। कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि आप शब्दों के अर्थ को जाने, ताकि आपको यह पता चले कि आप उस टॉपिक में पढ़ने क्या वाले हैं, क्लियर। अगर आप शब्दों के अर्थ पे जाएंगे ना, तो मैं मानता हूं कि उसमें आपको काफी हद तक जो है ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप व्हाट इज द टारगेट, व्हाट इज द फोकस्ड पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन इट।
ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कोटर्मिनस वेक्टर्स। चलिए आइए बात करते हैं कोटर्मिनस की। कोटर्मिनस वेक्टर्स क्या होता है? यस, टर्मिनस मतलब टर्मिनल, को कॉमन, तो कॉमन टर्मिनल पॉइंट जिनका हो, जिन वेक्टर्स का टर्मिनल पॉइंट कॉमन हो। टर्मिनल मतलब एंड, जहां पर वो एंड हो रहे हो, खत्म हो रहे हो, उसे कोटर्मिनल वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर्स कहा जाता है। सो कोटर्मिनस वेक्टर्स क्या होगा बच्चों, इस पे ध्यान दें आप लोग कि टू और मोर वेक्टर्स are said to be coterminous vectors when their end point या टर्मिनल पॉइंट इज कॉमन। ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जब वो अपने टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट पर कॉमनली काम करते हैं, बात समझ में आ गई, तब हम कहेंगे कि वो कोटर्मिनस वेक्टर्स हैं। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं कहूंगा कि इस ऑब्जेक्ट पे सभी फोर्स की डायरेक्शन उसी ऑब्जेक्ट पर है, यानी कि F1 वेक्टर, F2, F3। तो अब तीनों फोर्सेस के बारे में क्या कहेंगे? ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वजन 10 kg है, मास 10 kg है, ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में क्या कहेंगे? 4-5 जितने भी हो सकते हैं, तो ये तीनों के तीनों बच्चों कोटर्मिनस वेक्टर्स हैं, बिकॉज उनका जो एंडिंग पॉइंट है, जहां पर वो फोर्स लगाना चाहते हैं, तीनों के तीनों वो कॉमन है। तो F1, F2, F3 ये जो फोर्सेस हैं आर कोटर्मिनस वेक्टर्स। तो ये किस वेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं? कोटर्मिनस वेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, देखिए डेफिनेशंस चलते जाएंगे, समझते जाएंगे, और आगे फिर बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी पढ़ने हैं वेक्टर्स के रिगार्डिंग। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे डेली लाइफ के रिगार्डिंग, बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस जो है वो हम वेक्टर क्वांटिटी के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज को इनिशियल, ठीक है, जिसका एंडिंग पॉइंट कॉमन हो, जिन वेक्टर्स का कोटर्मिनस, जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, दैट इज को इनिशियल वेक्टर्स। यस, सो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होगा? को इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, टू और मोर वेक्टर्स आर said to be co-initial vectors. Yes, when their application point या point of application is common, when their starting point, बल्कि मैं कहूंगा when their starting point या when they start commonly, ठीक है, when their starting point is common, या फिर मैं ये कहूं कि when they start commonly from a common point, when their starting point is common। बात समझ में आ गई? इसका रिवर्स है। अब मैंने क्या कहा, इन तीनों फोर्स की डायरेक्शन को 10 kg के इस तरफ दिखाया, मतलब 10 kg के ऊपर फोर्स लग रहा है, तीनों के तीनों इसको पुश कर रहे हैं। अगर तीनों के तीनों इसको खींच रहे हो अपनी तरफ से, तो क्या होगा कि तीनों के तीनों का जो फोर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो यहीं से है। देखो तीनों के तीनों कहां से आ रहे हैं? अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं और एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। इसका रिवर्स हो जाएगा क्या, कि एक ही पॉइंट पे यहां भी फोर्स लग रहा है, यहां भी फोर्स लग रहा है, यहां भी फोर्स लग रहा है। समझ रहे हैं अपनी बात को? जैसे एक ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है और उसको पुल करना है, तो क्या हो रहा है कि 3-4 लोग मिलके उसको पुल करने में लगे हुए हैं।
लगे हुए हैं ना, तो उन तीनों चारों का जो फोर्स है वो फोर्स कैसा कैसा वेक्टर की कैटेगरी में आएगा, को इनिशियल वेक्टर्स की कैटेगरी में आएगा, है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, सिर्फ फोर्स की बात नहीं करूंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और इस ए पॉइंट से एक पर्सन इस डायरेक्शन में गया पॉइंट बी पर, और एक पर्सन इस डायरेक्शन में गया पॉइंट सी पर, ठीक है। अब दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, को इनिशियल है। क्यों है, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट जो है, दिस इज पर्सन फर्स्ट, दिस इज सेकंड। वही वाली बात है कि घर में 2 भाई बहन हैं या 3 भाई बहन हैं, ठीक है, यू आर 3 ब्रदर सिस्टर्स। तो आप घर से किसी किसी डायरेक्शन में निकले, किसी को राइट जाना है, किसी को लेफ्ट जाना है, किसी को स्ट्रेट जाना है सपोज, तो इट मींस बट तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट घर है, इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, दैट इज देयर हाउस, understand, so you can say that ki initial point is common, so every vector which follow this are known said to be co-initial vectors, right। तो हम कहेंगे कि a b and a c दोनों के दोनों कैसे वेक्टर्स हैं, दैट इज को इनिशियल वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिक डेफिनेशंस हैं, अभी हम वेक्टर्स को बेसिक पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान से समझते जाइए। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, एंड आई थिंक इतना हार्ड भी नहीं है इसमें कुछ अभी, जस्ट हमें बस वेक्टर की कैटेगरी को पहचानना है, उनके नाम के अकॉर्डिंग, उनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, राइट। पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन दिस वन। एंड लास्ट, सेकंड लास्ट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या होता है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि किसी वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी रियल नंबर से तो क्या होगा, ठीक है। यस, तो स्टूडेंट्स अब बारी है किसकी, ऑर्थोगोनल वर्ड के मतलब को समझने की, कि ऑर्थोगोनल का क्या मीनिंग होता है, राइट। ऑर्थोगोनल का क्या मीनिंग होता है। यस स्टूडेंट्स, so come to the point, orthogonal vectors, orthogonal vectors। ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा, बाद में इसका यूज होता है काफी ऑर्थोगोनल के बारे में। यहाँ पे तो सिर्फ डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में हम प्रूफ करना भी सीख जाएंगे कि कब कैसे ऑर्थोगोनल जो है वेक्टर्स जो है हम प्रूव कर सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को। तो बच्चों डेफिनेशन क्या है इसकी, देखिए कि 2 और मोर वेक्टर्स आर said to be orthogonal when they act या are when they are perpendicular to each other। यानी कि 2 या 2 वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तब हम उन सभी वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, कॉमनली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोचिएगा कि आपको ऐसे कहां पर देखने को मिलते हैं कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। डेफिनेशन का मीनिंग तो मैंने को समझा दिया कि ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना, पर कहां पर ऐसा हो सकता है, बताइए बच्चों, कहां पर ऐसा होता होगा। यस, कैन यू इमेजिन, यस यू कैन इमेजिन। अगर कुछ बच्चों को समझ में आया हो, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ये लोग देख सकते हैं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूज होने वाला यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूज होने वाला यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूज होने वाला यूनिट वेक्टर के कैप। और आप अच्छे से जानते हैं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ या ना, दिख रहा है आपको।
बिल्कुल दिखना चाहिए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। क्लियर? तो ऐसे में तीनों यूनिट वेक्टर को आप क्या कहेंगे? तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर को आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं। आई कैप कोमा जे कैप एंड के कैप आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इनके बीच का एंगल जो होता है ना, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, दिस 190, दिस 190, दिस 190, है ना? यस, कम टू द पॉइंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब जो हमारी बारी है बात करने की, वो है मल्टीप्लाई करने की। यानी कि अब आप थोड़ा समझ लीजिए, मैं आपको अब वेक्टर्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करना सिखाऊंगा। शुरुआत हो चुकी है इसकी टॉपिक से। ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप लोग जानते हैं बेसिक प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, है ना? ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं किससे? कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, फ्रैक्शन फॉर्म, अंडर रूट, है ना? किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर में तो सभी आ जाते हैं ना। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? चलिए आइए उसको डायग्राम से समझते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी, है ना? इसको से समझना है। इसमें ये एक वेक्टर है जिसका नाम है ए। अब मैं इसको डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या चेंजेस इसमें आएंगे। आप इसके मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखिएगा और इसके डायरेक्शन को ध्यान में रखिएगा कि ये वेक्टर है ए, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन ये। ठीक है बच्चों, अब बात ये है कि हमसे कहा गया फर्स्ट पॉइंट पे कि व्हाट डू यू मीन बाय -2a। वेक्टर ए पता लग गया। अब हमें कहा गया कि -2a क्या होगा, बताइए कैसा दिखेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2 एक नंबर है, तो a का जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि अगर ये लेंथ है यहाँ पे इतनी, तो इसका डबल और करना है तो डबल डबल ये हो जाएगा, ये डबल हो। लेकिन 2 के आगे माइनस है, तो माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? -2a हो जाएगा। तो आपने क्या देखा? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, उसकी यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं इसके लिए एग्जांपल दे सकता हूं कि सपोज कि अगर इस ए वेक्टर का नाम होता फोर्स, अगर ये 10 न्यूटन होता तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -20 न्यूटन को। कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है ना। मतलब न्यूटन था तो न्यूटन ही रहा। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, नेचर नहीं बदला वेक्टर का। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भले ही बदल गए, लेकिन उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये हमने सीखा है यहाँ पे कि अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, रियल नंबर से, रियल नंबर मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी और यूनिट लेस क्वांटिटी, तो वेक्टर का नेचर नहीं चेंज होता, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा और उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, बट नेचर विल रिमेन सेम। तो ये हमने यहां से सीखा। तो ये लाइन हम यहां लिख सकते हैं, क्या? ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन विद ए रियल नंबर। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है बस वही लिख रहा हूं मैं। ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए
during multiplication with a real number, the nature of vector, मतलब फोर्स है तो फोर्स ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा, नेचर चेंज नहीं होगा. नेचर ऑफ वेक्टर डज नॉट चेंज. नेचर ऑफ वेक्टर डज नॉट चेंज. तो ये इसका मीनिंग था. मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया कि कैसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर के नेचर में परिवर्तन नहीं आता, सिर्फ मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में भले ही कोई परिवर्तन आ जाए. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक. सो आज ये टॉपिक भी हो गया है. एक मैं काम और करता हूं मल्टीप्लिकेशन में, ताकि आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए. एक काम और लास्ट ऑपरेशन और करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, या हेडिंग भी बना लेना, बाय ए स्केलर क्वांटिटी. यस, बाय ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. रियल नंबर में और स्केलर में अंतर बता देता हूं. स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, मतलब विद सम यूनिट यू कैन से. ठीक है. चलिए आइए समझते हैं. Pause the screen first of all and note down the orthogonal vectors as well as multiplication of a vector by a real number. Okay बच्चों? Yes. तो आई थिंक बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए. ये काम आएंगे आगे. ठीक है. इनमें से कुछ काम आएंगे बिल्कुल, लेकिन याद होना चाहिए एज ए डेफिनेशन. कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी ये क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है. Yes. So last topic of the today, last topic of today, that is multiplication of a vector by a scalar quantity. So make the heading and proceed with this topic. कि मान लीजिए अगर आप बात कर रहे हैं फोर्स की, मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे आ रहा हूं. इसमें फोर्स है. आपको मैं कुछ याद दिला देना चाहता हूं कि फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है. तो मेरा मीनिंग क्या है यहां पे सुनिएगा. कि सपोज मुझे एक्सेलरेशन दे दिया गया, और एक्सेलरेशन की यूनिट भी आप जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और हमसे कहा गया कि इसको मास के साथ मल्टीप्लाई करो. तो देखो, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, पॉइंट टू बी नोटेड. मास एक स्केलर है, लेकिन मास के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इसका आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा? गलत. ये आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन कहते हैं, क्योंकि ये फोर्स F के इक्वल है. तो मेरा क्या कहने का मीनिंग है बच्चों इससे? क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने किसी वेक्टर को, मतलब एक्सेलरेशन को, किसी स्केलर क्वांटिटी मतलब मास से मल्टीप्लाई किया, तो उसका प्रोडक्ट जो आ रहा है, जो नेचर है, वो उसका पूरा ही चेंज हो गया. यानी कि नेचर बिकम एज ए फोर्स, रिजल्ट कंप्लीट एज ए फोर्स. और जैसे लास्ट एग्जांपल में बताया था, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर फोर्स था तो आप उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स ही रहेगा, वो उसके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया. लेकिन किसी मल्टीप्लिकेशन करने पर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से क्वांटिटी के नेचर में नहीं, कंप्लीट दोनों का रिजल्ट ही कुछ और रिजल्ट आपको देगा. दोनों क्वांटिटी का, स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू अ डिफरेंट क्वांटिटी. अंडरस्टैंड? एंड तीनों के तीनों अपने आप, तीनों का अपना जो नेचर है वो अपना अपना है, अलग अलग. तो ये बात समझने की यहां पर है कि स्केलर क्वांटिटी से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर नेचर हैज चेंज, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब चेंज. ठीक है. डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है, मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन वही रहेगी. मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. इस बात का ध्यान रखना. हाँ, वही वाली बात है कि अगर ये भी अगर माइनस में हुआ तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच.
आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा कि जो भी मैंने आज आपको ये टॉपिक पढ़ाए हैं वेक्टर के रिगार्डिंग, और ये बेसिक था वेक्टर्स का, जो कि बहुत समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि वेक्टर्स को हम आगे प्रोसीड करेंगे और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड होप यू एंजॉय द वीडियो एंड होप एंजॉय द फिजिक्स। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहिए। एंड व्यूज जो देख रहा हूं मैं, बच्चे कम पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं, व्यूज कम भी आ रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, ध्यान से पढ़िए और उसको ध्यान से समझिए उस टर्म्स को। ठीक है, टाइम दीजिए, यू हैव सो मच टाइम्स टू स्टडी, ठीक है ना, एंड टू बी स्टडी हार्ड। ये मैं बार बार आपसे लोगों से कहता भी हूँ। सो बच्चों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।